नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल तुलसी एस्ट्रो एंड टैरोट सखी में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। और राशियों की श्रृंखला में, वार्षिक राशिफल की श्रृंखला में आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि वालों के बारे में, वर्गो। और जैसा कि आप सभी को पता है कि 2024 जो है वो बस अब अपने अंत की तरफ है। 2025 दस्तक दे रहा है। तो जब भी किसी नए काम की शुरुआत करते हैं तो कुछ सकारात्मक चीज़ों के साथ करनी चाहिए। तो आज हम कन्या राशि वालों के लिए अच्छी बातें ज़्यादा करेंगे और सकारात्मक चीज़ों की बात करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे और देखेंगे कि आने वाला वर्ष कन्या राशि वालों के लिए क्या क्या शुभ चीज़ें लेकर आने वाला है। तो जब भी कुछ हम नया करते हैं तो गणपति वंदना करते हैं, मंगलाचरण करते हैं और मंत्र करते हैं, साधना करते हैं, पूजा हवन करते हैं। तो फिर 2025 के लिए भी हमको ऐसा ही सोचना चाहिए। तो आज हम बात करते हैं कि इस वर्ष में आने वाला जो वर्ष है 2025, इसमें कन्या राशि वालों के जीवन में क्या-क्या बदलाव उनको देखने को मिल सकते हैं। कोशिश करेंगे पॉजिटिव चीज़ों के बारे में ही बात करें। तो 2025 में बहुत बड़े-बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। 4 बड़े ग्रह राहु, केतु, शनि और बृहस्पति, ये 4 जो बड़े ग्रह हैं, इन्हीं 4 बड़े ग्रहों के चारों तरफ ही सारा का सारा ज्योतिष घूमता रहता है, क्योंकि यह एक राशि में काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं। तो इन चारों ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, इनका गोचर बदलेगा और अपनी राशियों को छोड़कर ये दूसरी राशियों में जाएंगे। और इन सभी चारों ग्रहों का जो गोचर है वो आसपास ही होगा। थोड़े समय के अंतराल पर ही ये एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करने के लिए तैयार रहेंगे। तो मार्च के अंत में शनि का राशि परिवर्तन होगा। राहु और केतु और बृहस्पति का मई में राशि परिवर्तन होगा। शुक्र एक लंबे अरसे तक उच्च के रहने वाले हैं। मंगल साल के शुरुआत में ही पतित हो जाएंगे और देखते हैं क्या इनका प्रभाव रहने वाला है। तो मंगल जो है वो आपके 10वें घर में चले जाएंगे, जहाँ पर मिथुन राशि है। और जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है इस वर्ष की, वो है देवगुरु बृहस्पति का अतिचारी होना। तो बृहस्पति का अतिचारी होना इस वर्ष की एक विशेष घटना होने वाली है। इनकी गति बहुत तेज होगी और 14 मई को यह आपके 10वें घर में आ जाएंगे, जहाँ पर मिथुन राशि है। अभी यह आपके नवम भाव में है, जहाँ पर वृष राशि है। और इतनी तेज गति होगी इनकी कि 6 महीने में ही इनका राशि परिवर्तन हो जाएगा और यह 11वें घर में, जहाँ पर इनकी उच्च राशि पड़ती है, ये वहाँ पर आ जाएंगे, कर्क राशि में। और 6 महीने तक वो 6 महीने तक मिथुन राशि में रहेंगे, फिर उसके बाद कर्क राशि में आ जाएंगे। आमतौर पर देवगुरु बृहस्पति वर्ष में एक बार ही गोचर करते हैं, एक बार ही राशि परिवर्तन करते हैं। और पिछले बार जब इनका राशि परिवर्तन हुआ था 2024 में, तो 1 मई के आसपास हुआ था। इस वर्ष 14 मई को हो रहा है, यानी 1 वर्ष से कुछ दिन अधिक में। तो अतिचारी रहेंगे बृहस्पति और 18 अक्टूबर को वह आ जाएंगे अपने उच्च की राशि में। 6 महीने मिथुन राशि में रहेंगे, जो कि दशम भाव में पड़ रही है। और उसके बाद फिर वो दिसंबर में वापस मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो इन सभी ग्रहों का जो गोचर हो रहा है, जो मैंने अभी आपको बताया, उसके क्या क्या प्रभाव आपके जीवन के ऊपर पड़ने वाले हैं, उसके बारे में आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो आप चाहें तो इन सबको अपनी लगन कुंडली से भी देख सकते हैं। वैसे तो ग्रहों के गोचर को चंद्र कुंडली से ही देखना चाहिए और टेक्निकली अलग अलग तो बड़ा मुश्किल रहता है। तो फिर आप जिससे चाहें उससे आपको, जहाँ भी आपको सुविधा हो वहाँ से आप देख लें। आइए ग्रहों की स्थितियों के बारे में चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। मंगल इस वर्ष पतित हो जाएंगे, वक्रीय हैं वो। 21 जनवरी को वो पतित होंगे। दिसंबर 2024 में वो वक्रीय हुए थे और उनकी जो गति है वो इतनी धीमी रही कि वो धीमे चलते चलते अपनी पिछली राशि में 21 जनवरी को गिर जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है जब ग्रहों की जो गति है वो इतनी धीमी हो जाती है, वो या तो वो वक्रीय हों या फिर वो अपने अंशों की शुरुआती डिग्री में हो। तो
मंगल जो हैं वो काफ़ी समय से वक्रीय चल रहे हैं। जनवरी तक उनको 2 ढाई महीने हो जाएंगे वक्रीय रहते रहते। तो फिर वो पिछली राशि में गिर जाएंगे। इस समय वो कर्क राशि में 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। फिर 21 जनवरी से वो दशम भाव में, जहाँ पर मिथुन राशि है, वहाँ पर वो गिर जाएंगे। और इसे ग्रहों का पतित होना कहते हैं। और इसके अच्छे और बुरे दोनों ही परिणाम देखने को मिलते हैं, क्योंकि जब वो पतित होकर आपके दशम भाव में आएंगे तो दशम भाव से वो चौथी दृष्टि उनकी पड़ेगी आपके दूसरे भाव पर। नहीं, क्षमा करें, उनकी चौथी दृष्टि पड़ेगी आपके लगन पर। तो जब लगन पर मंगल का प्रभाव होता है तो फिर उस समय में आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। वाहन धीरे में चलाएं। किसी भी तरह के इरिटेशन, क्रोध, गुस्से से बचें। और जितना हो सके डॉक्टरी जांच अपनी कराते रहें। और चोट चपेट से बचें। वाहन अधिक लंबी यात्राएं हैं तो फिर उनको स्वयं ना करें। वाहन चलाएं तो धीमे चलाएं और बहुत सावधानी से चलाएं। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। और मंगल जो है वो आपकी कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी हैं और तीसरे भाव के स्वामी हैं। और इन 2 भाव के स्वामी होकर वो आपके तीसरे, आपका जो दशम भाव है, जहाँ पर मिथुन राशि है, तीसरी राशि है, वहाँ पर पतित होकर आ रहे हैं। तो फिर तो जब भी कोई ग्रह पिछली राशि में जाता है तो हम ऐसा मान सकते हैं कि कोई पुराना छूटा हुआ काम है, उसको पूरा करना है उस ग्रह को। तो फिर वो पूरा अपना काम करने के लिए वापस उस भाव में और पिछली राशि में जाते हैं। तो दशम भाव में मंगल पतित होकर आ रहे हैं तो हम ये, और वो तीसरे घर के स्वामी हैं और 8वें घर के स्वामी हैं, तो हम ऐसा मान सकते हैं। और चूंकि वो कर्म के भाव में बैठे हैं तो हो सकता है कि आपकी जॉब में परिवर्तन इस समय वो करवाएं। आपकी अगर कोई जॉब चली गई थी और आप काफ़ी दिनों से तय देख रहे थे कि नई जॉब के लिए, तो वो इस समय आपको नई जॉब की प्राप्ति हो सकती है। अब मंगल प्रॉपर्टी के कारक भी हैं, आपको भी देख रहे हैं, आपके चौथे भाव को भी देख रहे हैं, और चौथा भाव प्रॉपर्टी का होता है। तो आप ये सोच सकते हैं कि हो सकता है प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम था जो अधूरा रह गया था, अटक गया था, वो नहीं हो पाया था, आप बेचना चाह रहे थे, खरीदना चाह रहे थे, और तो वो इस समय में हो सकता है। करियर में बदलाव लाना चाहते हैं तो करियर में बदलाव, और प्रॉपर्टी में यदि कुछ चेंज चाहते हैं तो प्रॉपर्टी में चेंज, ये दोनों काम की संभावनाएं इस समय काफ़ी बन रही हैं। बृहस्पति की बात करते हैं। देवगुरु बृहस्पति 4 फरवरी 2025 को मार्गीय होंगे। उसके पहले वो दिसंबर से लेकर वक्रीय चल रहे हैं। तो जब वो 4 फरवरी को मार्गीय होंगे और उनकी गति सामान्य होगी तो उस समय में हम कुछ अच्छी बातों की उम्मीद कर सकते हैं। तो भाग्य स्थान पर जैसे ही मार्गीय होंगे, और वो इस समय तो जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो आपके भाग्य स्थान में बैठे हैं, वृष राशि जहाँ पर है। और वो आपकी जन्म कुंडली के चौथे भाव, जहाँ धनु राशि होती है, और सप्तम भाव जहाँ पर उनकी मीन राशि होती है, तो दोनों भाव के स्वामी होकर वो नवम भाव पर में बैठे हुए हैं। तो फिर हम उस समय में कह सकते हैं कि भाग्य स्थान की वृद्धि होगी। और भाग्य के कारक भी वो हैं। तो 7वें घर के स्वामी हैं, चौथे भाव के स्वामी हैं। तो फिर व्यापार में वृद्धि की हम संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। कोई पार्टनरशिप यदि आप करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप में भी इस समय आपको लाभ मिलेगा। विदेशों में यदि अपने व्यापार को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, विदेशों से संबंधित कोई काम है, तो वो इस समय में आपको लाभ देने का काम करेंगे। तो मंगल और गुरु दोनों इस समय आपके काम को पूर्ण करने के लिए तत्पर हैं। और कुछ ऐसे काम हैं जो आपने पीछे रह गए थे, वो इन दिनों में आकर आपके काम पूरे हो सकते हैं। आइए बृहस्पति की दृष्टि की बात करते हैं। तो बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके लगन पर रहेगी। और गुरु जो हैं वो मार्गी थे अब तक, और अब वो क्षमा करें, वक्रीय थे अब तक, और 4 फरवरी के बाद वो मार्गीय हो रहे हैं। उनकी गति बहुत तेज है, वो अतिचारी हैं। तो वो फिर आपको आपकी लगन को जब देखेंगे तो फिर वो आपके जीवन में एक बैलेंस ही लाने का काम करेंगे।
क्योंकि गुरु की दृष्टि में कभी कोई विकार नहीं होता है। हालांकि वो आपकी जन्म कुंडली के लिए सप्तमेश हैं और बाधक ग्रह हैं, उसके बावजूद भी वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वो आपके लिए शुभता ही लेकर आएंगे। चूंकि सप्तम भाव भी जीवन में बैलेंस देने का काम करता है। ये व्यापार का घर है, भार्या का घर है, जीवन साथी का घर है, और व्यापार से होने पार्टनरशिप का, व्यापार में पार्टनरशिप का घर है। तो आपके जब लगन के भाव को बृहस्पति देख रहे होंगे तो आपको भाग्य का साथ मिलेगा और जीवन में गाइडेंस मिलने का ये समय है। हो सकता है कि आपको इस समय जीवन में किसी की अ, सहायता प्राप्त हो, गाइड हो, कोई आपका कोई राय दे रहा हो आपको, और कोई आपके कार्य और व्यवसाय से संबंधित आपको कुछ टिप्स देने की कोशिश कर रहा है। तो कोई सहायता, कोई सलाह आपको आपके कार्यक्षेत्र में इस समय मिलेगी जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। तो बृहस्पति एक तो भाग्य का कारक है और भाग्य भाव में बैठकर यदि वो आपके लगन को देख रहे हैं तो फिर भाग्य में वो आपके वृद्धि ही करवाएंगे। आइए शुक्र की बात करते हैं। शुक्र इस वर्ष उच्च के रहेंगे और वो काफ़ी समय तक वो उच्च के रहने वाले हैं। आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे 29 जनवरी के आसपास और 28 जनवरी के आसपास, और यहाँ पर वो रहेंगे मीन राशि में। और मीन राशि तो चूंकि उनकी उच्च की राशि है और सप्तम भाव में वो उच्च की राशि में रहेंगे, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। व्यापार में सफलता और आपके जीवन साथी के साथ आपके रिश्तों में बेहतरी, और हो सकता है कि आपके जीवन साथी भी यदि वर्किंग है तो उनकी आमदनी में वृद्धि, व्यापार में भी आपको लाभ मिलने की, क्योंकि शुक्र जो है वो भोग विलास के कारक है। तो हो सकता है इस समय आपको भोग की प्राप्ति हो, वैवाहिक रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएं, या विवाह करना चाह रहे हैं तो बहुत दिनों से नहीं हो रहा था तो इस समय में आपकी कोई बात बन सकती है। तो ये यहाँ पर 31 मई तक रहेंगे। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, तकरीबन 4, साढ़े 4, 5 महीनों तक ये आपके सप्तम भाव में उच्च के होकर रहेंगे। बीच में ये थोड़े समय के लिए वक्रीय भी होंगे परंतु उच्च के भी रहेंगे। तो आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति के लिए आपको सोचना चाहिए। एक तो शुक्र और मंगल दो ऐसे ग्रह हैं जो यदा कदा ही वक्रीय होते हैं, और जब होते हैं तो फिर वो काफ़ी अंतराल के लिए वक्रीय हो जाते हैं। और ग्रहों का वक्रीय होना सूर्य की गति पर ही निर्भर करता है। तो फिर ये जो हैं वो सूर्य के आसपास में ही रहेंगे, ऐसा ही हम समझ सकते हैं। और सप्तम में आ रहे हैं, सप्तम भाव विवाह का है ही, उच्च के हो रहे हैं। तो जिनका विवाह नहीं हो रहा था इस समय में वो विवाह के बारे में सोच सकते हैं। विवाह जो है वो होने के चांसेस भी हैं, और यदि कोई बात नहीं बन पा रही थी तो इस समय में बन सकती है। कुछ समय के लिए शुक्र राहु के साथ भी रहेंगे। राहु दैत्य ग्रह हैं और असुर हैं, और किसी के भी कंट्रोल में वो नहीं आते हैं, परंतु शुक्र उनके गुरु हैं, शुक्राचार्य हैं। तो सिर्फ शुक्र ही होते हैं जो राहु को कंट्रोल कर सकते हैं। तो राहु और शुक्र की जो युति है वो भौतिक जीवन के लिए और भोग विलास के लिए बहुत अच्छी होती है। तो फिर ये इस समय में आपको एक तो शुक्र भी उच्च के होकर बैठे हैं और राहु भी वहाँ पर बैठेंगे और कुछ समय के लिए शुक्र के साथ में। तो उनकी जो युति है वो विवाह कराने के लिए और में एक कारक का काम करेगी, एक कैटलिस्ट का काम करेगी। हालांकि बृहस्पति को भी हमें नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि शादी कराने में बृहस्पति जो ग्रह हैं उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। इसी ने जब कभी बृहस्पति अस्त होते हैं या तो फिर उस समय में विवाह के लिए मना किया जाता है, परंतु ये समय विवाह के लिए अच्छा ही रहेगा। और सातवां भाव व्यापार का होता है। राहु भी वृद्धि के कारक हैं, शुक्र धन स्थान के स्वामी हैं, आपके में सप्तमेश में बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं, और शुक्र जो है वो आपके भाग्येश भी हैं। तो शुक्र के कारण आपका भाग्य भी बढ़ेगा, व्यापार और कार्य क्षेत्र में भी वृद्धि होगी और धन भी प्राप्त होगा। जीवन साथी की इनकम भी बढ़ेगी, पति पत्नी जो भी वर्किंग है। तो राहु और शुक्र यहाँ पर आपको अच्छा ही प्रभाव देंगे।
एक विशेष बात करते हैं कि जब 7वें भाव में 6 ग्रहों का जमावड़ा भी एक समय पर आकर होगा, और ये होगा 29 मार्च को 2025 को, जब यहाँ पर शनि का गोचर भी होगा और 5 और ग्रह जो हैं वो शनि के साथ आकर जुड़ जाएंगे। तो शनि, राहु, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा और बुध। केतु नहीं होंगे, क्षमा करें, राहु होंगे। तो जिस तब इसको एक तरह का हम गृह युद्ध भी समझ सकते हैं कि सभी ग्रह अपनी अपनी चलाएंगे, परंतु कुछ दृष्टि में ये अच्छा भी होगा। और वैसे कहते हैं कि कुछ विश्वव्यापी घटनाएं भी इस समय में हम हो सकती हैं, ऐसा हम मान सकते हैं। परंतु 6 ग्रहों का जमावड़ा जब आपके सप्तम भाव में होगा तो ये आपको एक पब्लिक इमेज आपकी जो बनी हुई है उसको इम्प्रूव करने में ये आपका बहुत मददगार होगा। यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो वहाँ से जुड़कर आप लाभ कमाएंगे। और चूँकि यहाँ से बैठकर सारे ही ग्रह आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो फिर ये आपकी पर्सनालिटी को बदलने का काम अवश्य करेंगे। तो इस समय में आप जब शुक्र देख रहे हैं तो आपके अंदर आकर्षण भी बढ़ेगा जीवन साथी के प्रति। हो सकता है लोग आपकी तरफ बहुत आकर्षित रहे इस समय में, क्योंकि राहु और शुक्र दोनों ही आकर्षण के ग्रह भी हैं। और जो शनि है, शनि जो है वो कर्म फलदायक हैं, कर्म प्रदाता हैं और न्यायाधिकारी हैं, दंडाधिकारी हैं। और 29 मार्च को वह आपके सप्तम भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे, अर्थात उनका राशि परिवर्तन हो जाएगा और वह अपनी कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में आ जाएंगे, जो आपके सप्तम भाव में पड़ रही है। तो सप्तम भाव भी और शनि भी दोनों ही जीवन में बैलेंस लाने का काम करते हैं। तो इस समय आपको अपने जीवन में बैलेंस देखने को मिलेगा। और 7वें भाव में आ रहे हैं शनि। काल पुरुष के हिसाब से देखिए तो शनि सप्तम जो 7वीं राशि होती है वहीं जाकर उच्च के होते हैं, उनकी मित्र की राशि होती है, वो शुक्र की राशि है। तो आप किसी भी व्यक्ति को देखिए जो शनि प्रधान होते हैं वो बहुत बैलेंस होते हैं, समय से उठते हैं, समय पर सोते हैं, उनका जीवन पूरा एक टाइम टेबल की तरह होता है। वो कोई भी टाइम टेबल से हटकर काम नहीं करना पसंद करते हैं। तो उनको हम कह सकते हैं कि भाई शनि का प्रभाव है। तो जिनके जीवन में टाइम टेबल नहीं होता, उनके सोने, उठने, जागने, खाने पीने का कोई समय नहीं होता, तो हम कह सकते हैं कि उनके जीवन पर शनि का कोई भी प्रभाव नहीं होता। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि जो लोग रात भर जागते हैं उनको सफलताएं प्राप्त नहीं होती हैं। उनकी अलग एक बॉडी बन जाती है, उनका जो लाइफ साइकिल का जो क्लॉक है वो डिफरेंट हो जाता है। तो बहुत सारे लोग रातों में जगते हैं और बहुत सफलताएं प्राप्त करते हैं। शाहरुख खान है उनमें से एक। तो उन पर राहु का प्रभाव हम देख सकते हैं, क्योंकि राहु जो है वो आपको रात को एक्टिवेट करते हैं। शनि जो है वो दिन की दिनचर्या सेट करते हैं और राहु रात में, क्योंकि ये अंधेरे के ग्रह हैं। सप्तम में ग्रह बैठकर जीवन में प्रायोरिटीज को क्लियर करते हैं। अब सप्तम में बैठे हैं वो और आपके वो पंचमेश हैं, पंचमेश होकर वो केंद्र में आकर बैठे हैं, तो जीवन में क्लैरिटी आएगी और पति और पत्नी के बीच में पैसा बढ़ेगा। बिजनेस यदि कर रहे हैं तो लक्ष्मी आएगी। लव मैरिज करना चाहते हैं तो उसके भी योग बनेंगे, क्योंकि 5वें भाव के स्वामी होकर 7वें भाव में बैठे हैं। और शनि वैसे भी कन्या राशि वालों के लिए योग कारक ग्रह ही माने जाते हैं। शनि की दृष्टियों की बात करें यदि हम, तो शनि की एक दृष्टि जो है वो नवम भाव पर पड़ेगी, उनकी तीसरी दृष्टि। तो पंचमेश शनि जो है वो सप्तम में बैठकर आपके नवम भाव को देखेंगे। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। लक्ष्मी और केंद्र स्थान और एक और लक्ष्मी स्थान, धर्म स्थान, जो नवम भाव है वहाँ से का एक वो जुड़ रहे हैं, उनकी कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा योग बनेगा। आपके अंदर यदि कोई क्रिएटिविटी है तो वो बढ़ेगी, आपका भाग्य बनेगा। लक्ष्मी योग बन रहा है। और पंचमेश जो हैं वो पंचम से पंचम में जाकर बैठेंगे, तो विद्यार्थियों का भाग्य जागृत होगा। और नॉर्मल लोगों के लिए भी भाग्य योग बन रहा है, लक्ष्मी योग बन रहा है, तो ये बहुत अच्छा है, आपको संपन्नता दिलाने का काम करेगा।
इस वर्ष में पैसे की कोई कमी आपको नहीं होगी, ये मैं कह सकती हूँ। आपका कार्य व्यवसाय बढ़ेगा, आपका धन बढ़ेगा, आपका मान-सम्मान बढ़ेगा, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। ये सब चीज़ें आपके जीवन में ज़रूर होनी चाहिए। और बाकी तो कुछ भी 100% कहना मुश्किल है, क्योंकि सही स्थिति तो आपकी कुंडली के हिसाब से ही प्रेडिक्शन की जाएगी। शनि की 7वीं दृष्टि आपके लगन पर भी होगी, तो ये अपने आप को समझने के लिए बहुत अच्छा समय होगा। शनि और केतु 2 ऐसे ग्रह हैं जो आत्म-मंथन कराते हैं। तो कुछ महीनों के लिए इन दोनों ये जो ग्रह हैं वो एक-दूसरे के आमने-सामने रहेंगे और फिर वो आगे चले जाएँगे। तो यहाँ पर आप आत्ममंथन कर सकते हैं, अपने बारे में सोच सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या सही है, क्या गलत है। तो इन सब चीज़ों पर भी आपकी पूरी दृष्टि बनी रहेगी और आपका जो जीवन है वो एक बैलेंस की तरफ बढ़ रहा है, ये आपको लगेगा। जो पिछले 1 डेढ़ साल से आपके जीवन में उठा-पटक थी, भागम-भाग थी, दौड़-भाग लगी हुई थी। हो सकता है आप नौकरी करने के लिए आपने घर को भी छोड़ा हो, कहीं दूर जाकर आपने नौकरी की हो, या घर से ही आस-पास कहीं बाहर आप रहकर नौकरी कर रहे हों, तो ये सब संभावनाएँ जो आपके जीवन में बनी हुई थी, उनसे अब आपको राहत मिलने का समय आएगा। परंतु कुछ समय के लिए जब शनि और केतु आमने-सामने होंगे, वो समय ऐसा होगा जब आप अपना आत्ममंथन करेंगे, लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर रखना पसंद करेंगे, अध्यात्म की तरफ मुड़ने के लिए भी आपका मन करेगा। हो सकता है कि आप अध्यात्म में चले जाएँ, हो सकता है कि आपको अकेलापन जो है वो अच्छा लगने लगे। तो अकेलापन हमेशा बुरा नहीं होता, अपने बारे में जानने और समझने के लिए अकेलेपन से अच्छी कोई चीज़ नहीं होती। और जब आप एकांत में होते हैं तभी आप ईश्वर के समीप पहुँचते हैं। तो शनि ये चीज़ें आपके जीवन में लेके आएँगे। और शनि आपके छठे घर के स्वामी हैं, वो उपचय भाव है, जीवन बढ़ता रहेगा, चलता रहेगा और मानसिक स्तर पर आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे। तो पंचमेश शनि जब आपके लगन को देख रहे हैं तो आपके अंदर एक क्रिएटिविटी होगी, वो बढ़ेगी। वैसे भी कन्या जातक कन्या जो राशि के लोग होते हैं वो काफ़ी क्रिएटिव होते हैं और शनि महाराज की कृपा रही तो आप अपने आप को बैलेंस करने का, आत्ममंथन करने का इस समय में काफ़ी प्रयास करेंगे। अब शनि महाराज की 10वीं दृष्टि होगी आपके चौथे घर पर और वो चौथे घर से चौथे भाव में बैठे हैं, तो फिर वो एक प्रॉपर्टी का योग भी बना रहे हैं। अच्छी प्रॉपर्टी मिलेगी, नॉर्मल प्रॉपर्टी, मनचाही प्रॉपर्टी मिलने के योग बन रहे हैं। नॉर्मल प्रॉपर्टी नहीं, अच्छी प्रॉपर्टी मिलने के योग बन रहे हैं। हो सकता है कि आप इस समय कंस्ट्रक्शन कराने के बारे में सोच रहे हैं और घर में संपन्नता, खुशी लाने का समय बन रहा है। छठे घर के स्वामी भी हैं, तो यदि कोई प्रॉपर्टी का केस चल रहा था, तो इस समय में शनि महाराज आपका वो केस सॉल्व कर देंगे। ऐसी संभावनाएँ व्यक्त की जा सकती हैं। 100% तो देखिए कुछ नहीं कहा जा सकता। बृहस्पति की बात करते हैं हम। बृहस्पति 14 मई को गोचर करेंगे और आपके दशम जो भाव है आपका, उसमें आकर बैठ जाएँगे और ये यहाँ पर मिथुन राशि है, मिथुन वृष राशि से मिथुन राशि में उनका गोचर होगा। तो सप्तमेश है, तो कर्म क्षेत्र में वृद्धि करेंगे क्योंकि कर्म भाव में आकर बैठ रहे हैं, प्रमोशन के योग बनेंगे। दशम से दशम के स्वामी अर्थात चौथे घर के स्वामी भी हैं। तो यदि आप सत्ता में हैं या पॉलिटिक्स से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें आपको अच्छा नाम मिल सकता है। तो कर्म भाव में बृहस्पति आकर बैठे हैं तो आपको कर्मों में सफलता में वृद्धि होगी। जब भी कभी बृहस्पति कर्म भाव में आते हैं तो फिर ये संपन्नता लेकर आते हैं और चूँकि बृहस्पति अपने आप में ही सिद्धि हैं, समृद्धि हैं, खुशी हैं, संपन्नता है और कर्म का भी आपको साथ मिल रहा है, तो फिर आपके भाग्य में वृद्धि अवश्य होगी। जब यहाँ बैठेंगे बृहस्पति तो उनकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपके दूसरे भाव पर। तो कर्म भाव में बैठा हुआ ग्रह बृहस्पति आपके धन भाव को देख रहा है, तो धन में
किसी भी प्रकार से वृद्धि होगी, और सप्तमेश भी है तो व्यापार से भी पैसा मिलने के चांसेस हैं। सप्तम से अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि रहेगी, अर्थात कंस्ट्रक्शन से बिजनेस में पैसा आएगा। चौथे भाव के स्वामी आपके बनते हैं गुरु, और वो भी आपके धन स्थान को देख रहे हैं, तो घर में पैसा बढ़ेगा, क्योंकि बृहस्पति धन के कारक हैं ही, वृद्धि के कारक हैं, तो फिर अच्छा लाभ मिलेगा। यदि आप अपने परिवार के साथ मिलकर भी कोई काम कर रहे हैं तो इस समय में बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आपके कुटुंब के भाव पर भी है, और बृहस्पति की सातवीं दृष्टि पड़ेगी आपके चौथे घर पर, तो ये प्रॉपर्टी का भाव है। यहाँ पर शनि की भी दृष्टि है, वो भी कंस्ट्रक्शन के और प्रॉपर्टी के कारक हैं, और कुछ समय के लिए मंगल भी देखेंगे चौथे भाव को। तो यदि प्रॉपर्टी को खरीदने के योग हैं, बन रहे हैं, तो यदि आप खरीदना चाहते हैं, समर्थ हैं, तो फिर आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। और हो सकता है कि कोई महंगी प्रॉपर्टी आपके पास हो और उसको बेचकर आप 2-3 प्रॉपर्टी करना चाहें, तो ये समय जो है वो प्रॉपर्टीज़ को मल्टीप्लाई करने का समय है। तो संपन्नता की दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से ये वर्ष आपको बहुत अच्छा रहेगा। तो बृहस्पति के गोचर के कारण बृहस्पति की जो नवीं दृष्टि है वो आपके छठे भाव पर रहेगी, और ये कंपटीशन का भाव है, तो भाग्य को कंपटीशन में भाग्य का साथ मिलेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर दे रहे हैं तो आपको लाभ मिलेगा। और छठा भाव स्ट्रगल का भी होता है, रोग ऋण शत्रु का भी होता है, तो फिर ये इन चीज़ों में कमी करेंगे, क्योंकि बृहस्पति की जो दृष्टि है वो शुभ दृष्टि है। लीगल चीज़ों को सुलझाने का काम करेंगे। यदि कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ के द्वारा उन केस को सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। आइए राहु की बात करते हैं। राहु और केतु दोनों का राशि परिवर्तन एक ही समय में होता है। ये दोनों ही उल्टे ग्रह चाल चलते हैं, और इनका जो चाल है वो वक्रीय होती है। ये हमेशा ही वक्रीय रहते हैं। तो केतु आपके 12वें घर में आ जाएंगे, जहाँ पर सिंह राशि है, और राहु जो है वो छठे घर में आ जाएंगे, और छठे घर में ये सबसे ज़्यादा स्ट्रांग माने जाते हैं। केतु 12वें घर में अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि 12वें घर को मोक्ष का भाव कहा जाता है, और केतु भी मोक्ष के ही कारक हैं। तो छठे घर के राहु के जो यदि वहाँ राहु बैठा है, और यदि आपके कोई दुश्मन है, रोग ऋण शत्रु भी हैं, तो फिर वो आपको छोड़कर भागने का काम करेंगे, छोड़कर भाग जाएंगे आप। और यदि आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कंपटीशन में सफलता आपको बहुत अच्छी मिलेगी, कॉन्फिडेंस आपका बहुत बढ़ेगा, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि छठे घर का राहु कॉम्पिटिटिव बनाता है आपको। तो आपको कंपटीशन से डर नहीं लगेगा, और लीगल कार्य जो अटक रहे थे वो इस समय में पूरे हो जाएंगे। यानी ओवरऑल आपके शत्रुओं का विनाश इस समय संभव है। और कन्या राशि वालों में टैलेंट की कमी तो होती ही नहीं है। बहुत अच्छे मैनेजर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छे होते हैं, ज्ञान की कमी इनके अंदर बिल्कुल नहीं होती, परंतु कभी कभी इनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो यदि राहु बैठेंगे छठे घर में तो फिर आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि करेंगे। अब राहु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपके दशम भाव पर, जहाँ पर बृहस्पति पहले से विराजमान रहेंगे। तो बृहस्पति भी वृद्धि के कारक है, अर्थात वो आपके कर्म में वृद्धि करके, और आपके जो है वो जॉब और कार्य व्यवसाय में वृद्धि करेंगे। और राहु छठे भाव में बैठकर आपके दुश्मनों का हरण करेंगे। दृष्टि पड़ेगी उनके दशम भाव पे, तो वो भी वृद्धि के कारक है, तो वो भी फिर कर्म भाव में वृद्धि करेंगे, तो फिर आपको रिकॉग्नाइजेशन भी मिलेगी। और हो सकता है कि कार्यस्थल पर आपके कोई दुश्मन क्या, कलीग्स आपके, कॉम्पिटिटर्स आपके, वो आपको दबाने का प्रयत्न करते हैं, परंतु ये वो समय होगा जब आप अपने दुश्मनों पर हावी रहना शुरू कर देंगे। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, करियर के हिसाब से बहुत अच्छा है। और राहु की दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव पर, और केतु वहाँ पहले से ही है, तो फिर हम कह सकते हैं कि विदेश जाने के मौके भी इस समय आपको मिल सकते हैं। तो यदि आप ट्राई कर रहे हैं फॉरेन में जाने के लिए तो फिर ये समय बहुत अच्छा है। यदि आप, ऐसा भी हो सकता है कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वो कंपनी ही आपको क्लाइंट साइट पर बाहर भेज दे, तो ऐसा भी संभव है। तो बृहस्पति और राहु को लेकर एक बात कही जा सकती है कि उन दोनों की दृष्टि जो है वो उपजे भावों पर रहेगी।
उनका जो कनेक्शन है वो उपचय भाव पर है, और छठा भाव भी उपचय भाव है, और 10वां भाव भी उपचय भाव ही होता है। तो ये जीवन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, और मेजर ग्रोथ आपको इस वर्ष में प्राप्त होगी। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और अवसर जो मिलेंगे उनको आप उनका लाभ उठाएंगे। कन्या राशि वालों के लिए कभी कभी ऐसा लगता है जैसे जब उनका आत्मविश्वास कम होता है, कॉन्फिडेंस कम होता है, तो जो लाभ उठाना चाहिए वो भी नहीं उठा पाते हैं, वो चूक जाते हैं। प्लानिंग सब करते हैं, मेहनत भी भरपूर करते हैं, परंतु अपने कार्यक्षेत्र में किसी भी काम का श्रेय लेना हो तो वो भी उसमें भी डर जाते हैं, बोल भी नहीं पाते हैं। परंतु यहाँ पर आकर वो हर चीज़ को बदलने का प्रयास करेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका पूरा जीवन आगे बढ़ेगा और परिश्रम का फल मिलेगा। राहु की नवी दृष्टि आपके धन स्थान पर होगी, और बृहस्पति की दृष्टि भी आपके धन स्थान पर है, तो दोनों वृद्धि के कारक हैं। तो ये दोनों मिलकर धन बढ़ाएंगे, तो धन प्राप्ति के योग हैं। और राहु का प्रभाव है तो विदेशों से पैसा भी आ सकता है, हिडन सोर्सेस से पैसा की प्राप्ति आपको मिल सकती है। ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों का राहु स्ट्रांग होता है उनको छुपे हुए स्रोतों से इनकम होती है। पैसों में हेरा फेरी भी करने का वो प्रयास करते हैं, और हेरा फेरी करके भी वो धन कमा लेते हैं। और राहु और केतु जो है वो करियर को बदलने का काम भी करते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में हैं और बहुत दिनों से सोच रहे थे कि आप मुझे अपना प्रोफाइल चेंज करना है, तो ये वो समय होगा जब आप अपनी प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं अपने कार्य व्यवसाय में। हो सकता है मार्केटिंग से डिजिटल में चले जाएं, डिजिटल से मार्केटिंग में चले जाएं, या कुछ भी किसी भी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन इस समय में हो जाएगा। आइए केतु की बात करते हैं। केतु आपके 12वें घर में आ जाएंगे, और जैसे ही केतु 12वें घर में आएंगे तो आपकी जो आध्यात्मिक यात्रा है वो शुरू हो जाएगी। और 12वें घर का जो केतु है वो जातक को आध्यात्मिक बनाता है। हो सकता है कि कुछ समय के लिए आप लोगों से दूर रहना शुरू कर दें। अब शनि भी लगन को देख रहे हैं, केतु भी 12वें घर में बैठे हैं, तो हो सकता है कि कुछ समय के लिए लोगों का साथ आपको अच्छा ना मिले, अच्छा ना लगे, और मतलब अध्यात्म की तरफ आपका झुकाव होने लगे, लोगों से आप दूर रहना शुरू कर दें। तो इस तरह जो केतु की एक 5वीं दृष्टि पड़ रही है आपके चौथे भाव पर, और एक उनकी दृष्टि पड़ेगी 8वें भाव पर। तो आज 4 और 8 और 12 तीनों भाव धर्म त्रिकोण के, मोक्ष त्रिकोण के भाव हैं। तो ये तीनों जो त्रिकोण हैं, मोक्ष का जो त्रिकोण है वो इस समय में जुड़ जाएगा। ये इस तरह से जो मोक्ष त्रिकोण जब आपका एक्टिवेट होगा तो ये आपको वैराग्य की तरफ ले जाने का काम कर सकता है। मतलब वो एक ऐसा समय होगा जब आपके जीवन में आपकी क्या प्रायोरिटी है ये आपको पता चलेगा, और जब आपको ये अपने जीवन का मोटो, आपका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, जब ये क्लियर होगा तब आपको फिर भरपूर सफलताएं प्राप्त होंगी। केतु का प्रभाव होने पर लोगों को पता चलता है कि आखिर उन्हें अपने जीवन से चाहिए क्या, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जातक को पता ही नहीं होता है कि आखिर उन्हें क्या चाहिए। तो केतु का जब गोचर होगा तो ये वो समय होगा जब आप आत्ममंथन करेंगे, आध्यात्म की तरफ जाएंगे, आपको अपने जीवन की क्लैरिटी पता चलेगी। ये सब चीज़ें केतु के गोचर में हो सकती हैं। मंगल की बात करते हैं। मंगल और केतु का भी युति होगी, और ये आपके 12वें भाव में आ जाएंगे तो अंगारक दोष बनाएंगे। अब 12वें घर में है और विपरीत राजयोग बनाएंगे, क्योंकि 8वें घर के स्वामी है मंगल, और 12वें घर में जाकर बैठेंगे, केतु के साथ मिलकर अंगारक योग बनाएंगे, परंतु विपरीत राजयोग भी बनाएंगे। तो ये जो इस समय में आपका जो है विदेशों में आकर कोई काम अटका हुआ था तो उसको पूर्ण करने का ये उत्तम समय है। कोई वीज़ा है, इमिग्रेशन है, तो ऐसे कार्यों में आपको मदद मिलेगी। गुप्त तरीके से धन की प्राप्ति इस समय हो, इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि 12वां घर भी गुप्त धन को दिखाता है। वसीयत, इंश्योरेंस आदि से इस समय में धन प्राप्ति हो सकती है। अष्टम के स्वामी है मंगल, प्रॉपर्टी के कारक हैं,
और अष्टम भाव भी प्रॉपर्टी को दिखाता है, पैतृक संपत्ति को दिखाता है, गुप्त स्रोतों से मिलने वाले धन को दिखाता है और ससुराल पक्ष से मिलने वाले धन को भी दिखाता है। तो ये भी हो सकता है कि इस समय में आपको इन सब में से कहीं से भी धन की प्राप्ति हो सकती है। केतु पुरातन है, पुरानी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, पुरानी चीज़ों के कारक होते हैं। तो जिसका केतु बली होता है वो अच्छा ही है, उनको पैतृक संपत्ति से लाभ मिलता है। तो यहाँ इस समय में आपको पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है। सूर्य और बृहस्पति एक साथ होंगे मिथुन राशि में 14 जून के आसपास, और मंगल और केतु का जो अंगारक दोष है वो बनेगा 7 जून के आसपास। तो सूर्य और बृहस्पति 14 जून को एक साथ होंगे, आपके दशम भाव में होंगे। तो सूर्य आत्मा है, सरकार है, प्रमोशन के कारक हैं, और बृहस्पति वहाँ पहले से ही है। तो जून के महीने में आप किसी बड़े प्रमोशन के बारे में उम्मीद कर सकते हैं, क्षमा करें। तो जो लोग सरकारी जॉब करते हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, नेम फेम की प्राप्ति सूर्य और बृहस्पति मिलकर आपको दे सकते हैं। बृहस्पति 18 अक्टूबर को कर्क राशि में चले जाएंगे, जो उनकी उच्च की राशि है, और आपकी जन्म कुंडली में वो 11वें भाव में है। तो 18 अक्टूबर को जाएंगे ये वहाँ पर, और दिसंबर में ये फिर वापस आ जाएंगे। तो उसके बाद ये वक्रीय भी होंगे। तो वक्रीय जब ये होंगे तब उस समय में ये चीज़ों को डिले करेंगे। परंतु अतिचारी ग्रह जो हैं वो बहुत अच्छा प्रभाव दिखाते हैं और चीज़ों को बहुत तेज़ी से पूर्ण करते हैं। तो 18 अक्टूबर को जब बृहस्पति आपके 11वें भाव में आएंगे, उच्च के होंगे, और 11वां भाव लाभ का भी है। तो उस समय में ये जो है हम ऐसा समझ सकते हैं कि धन बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, लाइफ स्टाइल पूरा चेंज होगा। विवाह के बहुत अच्छे योग हैं। 18 अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में आपको पूरी ग्रोथ मिलेगी फाइनेंस की, और जीवन आपका अच्छा चलेगा उस समय में। तो आपकी लाइफस्टाइल भी अच्छी हो जाएगी, बढ़ेगी आगे। और दृष्टियों की यदि हम बात करें बृहस्पति की, तो उनकी 5वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव पर पड़ेगी, और तीसरे भाव स्किल का है, नई रिलेशनशिप को शुरू करने का है, छोटी यात्राओं का है। तो यदि आप उस समय में कुछ ऐसा नया कुछ सीखना चाहते हैं, नया कुछ करना चाहते हैं, तो वो एक उत्तम समय होगा, आप उस समय में कर सकते हैं। और 11वां भाव इच्छाओं का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है, और तीसरे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि भी है। तो अपने स्किल से, अपने कर्म से आप लाभ प्राप्त करने के उस समय में बहुत अच्छे योग बनेंगे। आप यदि कोई मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं तो उस समय करें, वो बहुत अच्छा समय होगा आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। तो ये अतिचारी बृहस्पति का जब प्रभाव सप्तम भाव पर होगा, उन 9वीं दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे, तो विवाह के योग बनेंगे। जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था उनका विवाह इस समय में होगा, व्यापार में ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। पंचम और सप्तम दोनों भावों को वो देख रहे हैं, तो यदि आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो वो विवाह को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो इस समय में वो रिलेशनशिप आगे बढ़ सकती है। अगर आपके घर वाले ना भी मान रहे हैं तो वो इस समय में मान जाएंगे। यहाँ पर एक ये अति विशेष योग बन रहा है। तो सप्तम पर बृहस्पति का भी प्रभाव है, शनि वहाँ बैठे ही हुए होंगे। तो यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो ये साल आपका बहुत अच्छा है। यदि कोई व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। जीवन में कुछ बैलेंस ढूंढना चाह रहे थे, अपने आप के लिए टाइम निकालना चाह रहे थे, तो ये समय भी बैलेंस के लिए, जीवन के लिए बहुत अच्छा है। पॉपुलैरिटी के लिए बहुत अच्छा है। धन यश कमाने के लिए तो बहुत ही अच्छा समय है। तो ओवरऑल धन की भौतिक दृष्टि से यदि हम देखें तो ये साल बहुत अच्छा है। अपने जो अवसर आपको मिल रहे हैं उनका लाभ उठाइए, धन की प्राप्ति कीजिए, सफलताओं की प्राप्ति कीजिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए, और ईश्वर की भी उपासना कीजिए। बस इतना ही ध्यान रखना है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है। तो फिर डॉक्टर के से मेडिकल परीक्षण करवाते रहिए, सेहत का ध्यान रखिए, ऊटपटांग खाने से बचिए, और अपना पेट, अपना लिवर, जो भी आपके बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सब का विशेष आपको ध्यान रखना है। आइए कुछ उपायों की बात कर लेते हैं। तो आपको गणपति जी की उपासना करनी है, फल चढ़ाने हैं, मिठाइयों का भोग लगाना है,
और शिव मंदिर में जाकर शिव चालीसा का या गणेश चालीसा का पाठ करना है और उनके आगे दिया जलाना है, घी का दिया जलाना है। चाहें तो उसमें आप कुछ अक्षत डाल सकते हैं या फिर वहीं बैठकर आप ओम एक दंताय नमः का 108 बार आप जाप करिए, बहुत अच्छा रहेगा। वृद्धाश्रम में दान कीजिए, गौशाला में दान कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए। तो ये रही कन्या लगन वालों के लिए 2025 की एक छोटी सी जानकारी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि अपने बारे में, आप ग्रहों की स्थितियों के बारे में जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में बदलाव कब आएगा, तो फिर आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और फिर अपनी जन्म कुंडली से संबंधित सारी जानकारियों को प्राप्त करके मिलने वाले समय और अवसर का लाभ उठाइए। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।